दिल टूट जाता है तो क्या उसका कोई कनेक्शन होता है दिल टूटने का दिल के सेहत से? इमोशनली ऑब्वियसली धक्का तो लगता ही है। कि हम पिक्चरों में या फिर गानों में ही बातें करते हैं कि दिल टूट गया और दिल को कुछ असर नहीं पड़ रहा है, दिल को असर पड़ रहा है। सच में असर पड़ता है बिल्कुल। ओबेसिटी का हार्ट से क्या कनेक्शन है, कैसे ये इफेक्ट करता है हार्ट को? अबाउट एस्टिमेटेड 40% ऑफ इंडियंस आर ऑलरेडी अंडर द कैटेगरी ऑफ ओबेसिटी। जो एक डेटा आता है कि हर 10 सेकंड में एक मौत। बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है। स्ट्रेस बढ़ता है और उनके स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं, वैसे लोग आ रहे हैं मेरे पास। स्मोकिंग का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। जिम में ट्रेडमिल पे एक बंदा भाग रहा है और वो फिटनेस के लिए कर रहा है, ओबेसिटी से दूर रहने के लिए कर रहा है, उसके बावजूद उसको हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों होता है? 10 में से 8 लोगों को कुछ ना कुछ तरीके के चेस्ट पेन्स होते ही हैं। लेकिन सारे चेस्ट पेन हार्ट अटैक्स नहीं होते हैं। लोग जाते हैं जिम, जो यंगस्टर्स हैं, कई बार देखा है कि वो प्रोटीन्स सप्लीमेंट्स या फिर स्टेरॉइड्स लेने लगते हैं। तो इंजेक्शन लगा के सुपरमैन नहीं बनने का? बिल्कुल नहीं। जितना आप सुपरमैन बनोगे उतनी जल्दी ही आप वेस्ट मैन भी बन जाओगे। नॉनवेज और वेज फूड, इसका भी कुछ कनेक्शन है हार्ट डिजीजेस से? बहुत ही अर्ली एज में अगर आप देखें तो क्या हार्ट डिजीजेस हो सकती है मोटापे की वजह से? मतलब पैक्ड फूड जो भी है उसको बिल्कुल मतलब आप बच्चों को देना ही नहीं है। हमारे हर रिलीजन में एक कॉन्सेप्ट होता है, कहीं पे व्रत कहते हैं, कहीं पे रमज़ान होते हैं, तो क्या ये बेनिफिशियल हैं? फास्टिंग इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी। तो डायबिटिक पेशेंट्स को अपने हार्ट का ख्याल रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आप कुछ भी करके 8,000 से 10,000 स्टेप्स आप रोज़ क्लॉक कर ही लीजिए। आप एक सर्जन हैं, हार्ट को काफ़ी करीब से देखते हैं, उसमें जो ब्लड चल रहा है, तो किसी की मोहब्बत के बारे में पता चल जाता है। रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आप। तो ये जो दिल की बातें हैं वो हम आज करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, और दिल की बातों के लिए हमें चाहिए दिल के डॉक्टर और दिल के सर्जन जो लगातार दिल से बातचीत करते रहते हैं। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निरंजन हिरेमठ। वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। सर देखिए, दिल की बात हो रही है, आप भी यहाँ पर हैं। दिल टूट जाता है तो क्या उसका कोई कनेक्शन होता है दिल टूटने का दिल के सेहत से? हाँ जी बिल्कुल। क्या है कि इमोशनली ऑब्वियसली धक्का तो लगता ही है, और डिप्रेशन वगैरह मेंटल प्रॉब्लम्स तो हम फेस करते ही हैं। स्पेशली जब दिल टूट जाता है तो ये सब होता है, बट उसके साथ साथ उसके इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलता है। पहली बात यह है कि कुछ लोगों में अल्कोहल इंटेक इंक्रीज़ हो जाता है, कुछ लोगों में स्मोकिंग का इंसिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है, और ड्यू टू डिप्रेशन। फिर कुछ लोग ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, वज़न बढ़ जाता है। कुछ लोग बिल्कुल खाते नहीं हैं। तो वो सारे इफ़ेक्ट्स एक तरफ, और न्यूरो ह्यूमरल रेस्पॉन्स हम बोलते हैं, जो हार्मोनल रेस्पॉन्स होता है हमारे दिल टूटने का, और जो न्यूरोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम शायद एडिक्वेट वाटर इनटेक नहीं होता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर ये कई दिनों तक जाता है तो इट कैन ऑल्सो लीड टू लो ब्लड प्रेशर और हाई हार्ट रेट, ये सब हो सकता है। अगर आदमी को पहले से ही कोई दिल की बीमारी हो जो उनको शायद पता ना हो, तो हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। या अगर कोई एंग्जाइटी वाला इंड्यूस करने वाला कोई अचानक न्यूज़ आ जाए, या दिल टूट जाए किसी के चल बसने से, तो उन जैसे लोगों में भी सडन एंग्जाइटी के वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं। तो इसके कई तरीके से इफेक्ट्स होते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम पिक्चरों में या फिर गानों में ही बातें करते हैं कि दिल टूट गया और दिल को कुछ असर नहीं पड़ रहा है, दिल को असर पड़ रहा है। सच में असर पड़ता है बिल्कुल। तो देखिए, इसके कई सारे, आपने जो भी बताया कि अगर कोई आपका बहुत करीबी गुजर जाता है तब भी आपको इस पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हार्ट अटैक को अगर समझें तो हार्ट अटैक एग्जैक्टली है क्या होता है हार्ट में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आमतौर से हम देखते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों साथ साथ में बोलते हैं। लेकिन ये एक्चुअली दो अलग अलग चीज़ें होते हैं। हार्ट अटैक तभी होता है जब कोई हार्ट के खून के नस में कोई ब्लॉकेजेस हैं, तब हार्ट अटैक हो सकता है। उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। अगर ब्रेन में हो तो उसको ब्रेन अटैक बोलते हैं। वेयर एज कार्डियक अरेस्ट जो होता है, हार्ट पंप करना अचानक बंद कर देता है, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है,
ठीक है, अगर हार्ट काम करना बंद कर दे अचानक तो आदमी मर जाता है। ओके, ठीक है, लेकिन अगर हार्ट अटैक होता है तो आदमी को हम बचा सकते हैं। अगर 60 मिनट या 30 मिनट के अंदर हम हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं पेशेंट को और पर्सन को, तो वो उनकी जान बच सकती है। अबाउट 70 to 80% लोगों की जान बच जाती है ऐसे। वेयर एज अगर कार्डियक अरेस्ट होता है जहाँ पे हार्ट बिल्कुल पंप करना बंद कर देता है, तो उनका ऑलमोस्ट मान लीजिए 80 से 90% उनका बचना नामुमकिन है। ओके, ठीक है, और जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो कई वजह से हो सकता है। जैसे आपने देखा है लोग सडनली कोलैप्स हो जाते हैं, वो उनके कई रीजंस होते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये मेरे ख्याल से आपके लिए भी कुछ नया होगा, आपने समझा होगा कि आप नॉर्मली कह देते हैं कि हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, ये माइनर हार्ट अटैक्स जो होते हैं, तो आप उसके ही बात कर रहे हैं कि अगर आप 60 मिनट में हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं? नॉट नेसेसरी। माइनर तभी हम बोलते हैं जब या माइनर या साइलेंट हार्ट अटैक्स जब तभी बोलते हैं जब एक उसी खून के नसों के जो सर्किट होता है उसी में अगर छोटा सा खून का नस इन्वॉल्व है और एक छोटे से रीजन जो हार्ट में एक एरिया होता है उसमें अगर हार्ट अटैक होता है, वो माइनर होता है, कभी कभी पता भी नहीं चलता है, कभी कभी थोड़ा सा पेन होके निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है, उसको माइनर बोलते हैं। अगर बहुत बड़ा मेन खून का नस इन्वॉल्व है उसमें कभी कभी ऑलमोस्ट 50% ऑफ द हार्ट काम करना बंद कर देता है। ओके, उसको मेजर हार्ट अटैक्स हम बोलते हैं। ओके, और जब वो हो जाता है इट कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट। ये जो ब्लॉकेज की बात होती है, तो क्या ये नॉर्मली सब में ही ब्लॉकेज होता है कुछ परसेंटेज तक, या फिर ऐसा होता है कि सब कोई हार्ट्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल क्लीन होते हैं, उसमें कोई भी ब्लॉकेज नहीं होता है? क्या इसके क्या रीज़न भी होते हैं, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। आइडियली क्या है कि एज रिलेटेड चेंजेस तो आते ही हैं। ओके, पहले क्या बोलते थे कि हार्ट अटैक इज़ अ डिजीज़ ऑफ द ओल्ड एल्डर पीपल, राइट, कि 60 के एज के बाद होता था, ये बहुत कॉमन होता था पहले। लेकिन आजकल यंग युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। द रीज़न बीइंग दैट स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, बैड शुगर लेवल्स, हाई ब्लड शुगर लेवल्स मतलब डायबिटीज़, अगर उसको कंट्रोल में नहीं रखे, ओबेसिटी, ये सारी चीज़ें मिला के आपके ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हम बोलते हैं, जो खून के नसों में ब्लॉकेजेस होते हैं, ये जल्दी ही शुरू हो जाते हैं। 20-30 में ही स्टार्ट हो जाते हैं और 40 तक आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ये आजकल देखने को मिल रहा है, पहले सिर्फ 60 के ऊपर देखने को मिलता था। रिसेंटली एक अभी रिपोर्ट भी आई है, पीएम मोदी ने भी उसका जिक्र किया है कि 2050 तक अराउंड 44 करोड़ लोग जो होंगे वो ओबेसिटी से जूझ रहे होंगे, ऐसा एक रिपोर्ट के अन्य अनुमान लगाया है। तो ओबेसिटी का हार्ट से क्या कनेक्शन है, कैसे ये इफेक्ट करता है हार्ट को? मल्टीपल रीजंस हैं, कई रीजंस है इसके। एक है कि ओबेसिटी से आपके जो बॉडी मैकेनिज्म है, कोलेस्ट्रॉल हो, आपके ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर लेवल हो, ये सारी चीज़ें बढ़ जाते हैं ओबेसिटी में। ठीक है, और पहली बात यह है कि ओबेसिटी मतलब बॉडी मास इंडेक्स जब एक लेवल के ऊपर होता है उसको ओबेसिटी हम टर्म करते हैं। तो जब ये 3 रीजंस, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और शुगर लेवल्स अगर बढ़ते हैं, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं हार्ट पे। और हार्ट के जो खून के नसें होते हैं, कोरोनरी आर्टरीज जो हम बोलते हैं, उस पर डायरेक्ट असर होते हैं और दैट कैन लीड टू एक्सेलरेटेड फैट डिपॉजिट्स। ओके, ठीक है, और ये क्योंकि जब खून हमारा नॉर्मल नहीं होता है, ये सारे लेवल्स इतने अनइवन होते हैं, देन आवर एंटायर बॉडी मैकेनिज्म फेल्स। उसके बाद इसीलिए आजकल ओबेसिटी जो हम देख रहे हैं, जैसे आपने अभी कहा, अबाउट एस्टिमेटेड 40% ऑफ इंडियंस आर ऑलरेडी अंडर द कैटेगरी ऑफ ओबेसिटी बेस्ड ऑन द BMI सर्वे। ठीक है, इसका मतलब ऑब्वियसली हम लोग डायबिटीज़, ऑलरेडी हम डायबिटिक कैपिटल है ही इंडिया, एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन डेथ्स रिलेटेड टू हार्ट। तो ऑल दीज
आर फैक्टरिंग कॉजेस। जो एक डेटा आता है कि हर 10 सेकेंड में एक मौत हार्ट डिजीज़ की वजह से हो रही है, वो डेटा कहाँ तक सही लगता है आपको? आपके पास भी केसेस आते होंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली सही है। इनफैक्ट इतना अलार्मिंग है, शायद इससे भी थोड़ा एवरी ईयर बढ़ता जा रहा है ये जो इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं आजकल। एंड इनफैक्ट पहले मैंने बोला कि 10-15 साल पहले जब मैं कार्डियक सर्जरी में ट्रेनिंग ले रहा था, तब आई यूज्ड टू सी पेशेंट्स यूजुअली वुड बी 50 या 60 के आसपास होते थे पेशेंट्स। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ 30 वर्षीय लोग, 35, 38, 40 इतने एज में हम ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स पे हम बाईपास सर्जरीज कर रहे हैं। तो ये पहले बिल्कुल नहीं था। तो ये आजकल काफ़ी अलार्मिंग है। रीज़न क्या लगता है इसके पीछे कि इतना यंग एज में आपको ये सब चीज़ें हो रही हैं, हार्ट डिजीज हो रही हैं, जो आप कभी अभी जिक्र कर रहे हैं कि पहले जो केसेस आते थे वो काफ़ी ज़्यादा एज के लोगों के लिए आते थे? सी ऑलमोस्ट ऑल 99% जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो ऑलरेडी या तो ओवरवेट होते हैं, या उनके पहले से कोई डायबिटीज़ का प्रॉब्लम चल रहा है और उनको पता नहीं है, या उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, या उनका वर्क लाइफ जो उनका स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होता है, स्ट्रेस बढ़ता है और उनके स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं। वैसे लोग आ रहे हैं मेरे पास। कोई भी ऐसा फिट बंदा नहीं आता है जो वो बोले कि नहीं मेरे ब्लॉकेजेस हैं और मेरा अभी ऑपरेशन करना है। ये इन सब में मैं देख रहा हूँ या तो स्मोक, और एक और चीज़ है स्मोकिंग का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है, स्मोकिंग का इंसिडेंस, और लेडीज़ भी आजकल इंसिडेंस ज़्यादा है, जेंट्स में भी है। तो ये जब दीज आर ऑल वेरी बैड कॉम्बिनेशन टू कॉज हार्ट डिजीज। तो इसी जो अभी आपने जिस बातों का जिक्र किया, तो उसी से हम कुछ सवाल पूछते हैं। एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि जो यंग एज है वो भी पेशेंट्स आ रहे हैं। यंग एज में कई सारे ऐसे भी हमने केसेस देखे हैं जो मीडिया रिपोर्ट्स में अगर आती हैं हमारे पास, जिम में ट्रेडमिल पे एक बंदा भाग रहा है और वो फिटनेस के लिए कर रहा है, ओबेसिटी से दूर रहने के लिए कर रहा है, उसके बावजूद उसको हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों होता है? देखिए, कुछ भी हैवी फिजिकल एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं, मॉडरेशन में अगर हम करते हैं तो सब ठीक रहता है। क्या है कि हम एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जैसे अब अगर हम एग्जांपल लें, एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लेते हैं, एक जिम में हम एडमिशन ले लेते हैं और अगले दिन से ही हम एक फॉर एन एग्जांपल हिट प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं। अभी एक बंदा जो चेयर से उठ के नहीं जा रहा था कहीं, और जो टीवी के सामने बैठा रहता था पूरे दिन, अभी जाके अचानक ट्रेडमिल पे भागने लगे, दौड़ने लगे, बुरे फॉर्म पे आप हैवी वेट्स उठाने लगे, तो अचानक दिल पे लोड पड़ जाता है। एंड से फॉर एग्जांपल इफ़ ही हैड ब्लॉकेजेस, अगर ब्लॉकेजेस ऑलरेडी हैं, थोड़े बहुत माइनर ब्लॉकेजेस अगर हैं, तो प्लाक रप्चर हो सकता है। वो ब्लॉकेजेस रप्चर होके पूरा सडन हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। कुछ लोगों में देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड एओर्टिक एन्यूरिज्म, जो उनको पता नहीं होता है। दैट इज़ बेसिकली हमारा जो महाधमनी हम बोलते हैं हिंदी में, उसका फूलना। तो वो साइलेंट किलर होता है। 75% ऑफ दीज एन्यूरिज्म्स आर नॉट सिम्टोमेटिक। मतलब ये वेन्स होती हैं, ये जो मेन ब्लड पाइप आता है हमारे हार्ट से जो पूरे बॉडी में जाता है, उसको एओर्टा बोलते हैं। तो अगर वो 75% पेशेंट्स में वो कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं उसके, वो कंजेनिटल हो सकते हैं, वो पहले से हो सकते हैं, वाल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए इफ़ आई हैव टू समराइज कि कुछ भी आप एक्सरसाइज रेजिम स्टार्ट करने से पहले आपको पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से क्लियरेंस लेना चाहिए, एक बार चेक करा लेना चाहिए कि योर हार्ट इज़ ओके टू एंड्योर ऑल दिस। एंड जो भी हम एक्सरसाइज प्रोग्राम्स करते हैं ग्रेजुअली करना चाहिए, अचानक कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है जिम से जुड़ा हुआ। जो लोग जाते हैं जिम, जो यंगस्टर्स हैं, कई बार देखा है कि वो प्रोटीन्स, सप्लीमेंट्स या फिर स्टेरॉइड्स लेने लगते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? जनरली स्पीकिंग प्रोटीन इनटेक इज़ वेरी गुड, होना चाहिए। हमारे इंडियन डाइट में एज सच जो हम स्टेपल वेजिटेरियन फूड है स्पेशली जो है, बहुत लो होता है प्रोटीन्स में, मतलब कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये 0% होता है ऐसा, बट द बैलेंस ऑफ प्रोटीन इज़ क्वाइट लो। प्रोटीन ऐसा बहुत अच्छा है, लेकिन सप्लीमेंट्स में क्या होता है, उसके साथ साथ एडिटिव्स बहुत सारे यूज़ होते हैं, और थिकनर्स यूज़ होते हैं, इमल्सिफायर्स यूज़ होते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं, एक्सेस शुगर यूज़ होता है,
और वो कौन से फॉर्म का शुगर यूज़ होता है, कुछ शुगर फ्री वो आते हैं सप्लीमेंट्स आते हैं, बट उसमें केमिकली उसका टेस्ट बढ़ा देते हैं। तो वो जो केमिकल एडिटिव्स हैं वो एक्चुअली हानिकारक होते हैं। इट्स नॉट द प्रोटीन एज सच। प्रोटीन अगर आपको अच्छे सोर्स से मिल रहा हो या कोई अच्छा ब्रांड हो जहाँ पे प्रूवन है कि इसका प्रोटीन कंटेंट, जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि 20 ग्राम का प्रोटीन है एक स्कूप में, अगर आप उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं उसमें 10 ग्राम हो सकता है, 12 ग्राम हो सकता है, बाकी सब सिर्फ ये थिकनेस, एडिटिव, शुगर ही होते हैं उसमें या फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। तो दोज आर द थिंग्स दैट आर हार्मफुल। और जिम सप्लीमेंट्स अगर हम बात करें उसके, उसमें हमारे ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स, इंजेक्शंस, ये सब आते हैं। और बहुत लोग आजकल देखने को मिल रहा है, और ऐसे मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जहाँ पे अनरेगुलेटेड यूज़ करते हैं, उसका कोई मेडिकली फॉलो नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं ब्लड टेस्ट कुछ लोग करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं, उनमें फिर भी ठीक है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ एनी ऑफ दीज एडिटिव्स इज़ नॉट गुड। आप चाहे 2-3 महीने तक आप कर सकते हैं, अगर आपने एडिक्वेटली अपने बॉडी का टेस्ट करा लिया, आपने रूल आउट कर दिया कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ ना हो, तो दैट इट इज़ सेफ। ओके। और तो इंजेक्शन लगा के सुपरमैन नहीं बनने? बिल्कुल नहीं। जितना आप सुपरमैन बनोगे उतनी जल्दी ही आप वेस्ट मैन भी बन जाओगे। ओके। अच्छा, जो ब्लॉकेज को डायग्नोज करने का या फिर कोई सिम्टम्स होते हैं कि पहले से पता लगने लगे कि एक बंदे के अंदर कुछ है प्रॉब्लम दिल की, ऐसा है पॉसिबल? हाँ बिल्कुल है। सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम सबको लगता है, कभी कभी थोड़ा उसको ओवर डायग्नोज भी हम कर देते हैं, कि चेस्ट पेन सिम्टम्स। ओके। हम ऑलमोस्ट ऑल 10 में से 8 लोगों को कुछ ना कुछ तरीके के चेस्ट पेन्स होते ही हैं। ओके। लेकिन सारे चेस्ट पेन हार्ट अटैक्स नहीं होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर बैठे बैठे आपका पसीना निकल जाए, उसके साथ साथ चेस्ट पेन होने लगे, या जबड़े में दर्द होने लगे, या लेफ़्ट हैंड में पेन आने लगा, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक इम्पेंडिंग हार्ट अटैक या हार्ट अटैक होने के सिम्टम्स होते हैं। इस पे ध्यान देना चाहिए कि अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे हों तो तुरंत आप हॉस्पिटल पहुंच जाए। अच्छा, हम लोग मजाक में भी कहते हैं कभी आपके लेफ्ट हैंड में अगर दर्द हो रहा है तो आपको लगता है कि यार हार्ट का कोई इशू तो नहीं है, तो ये लेफ्ट हैंड का जो पेन है तो ये कितना रेगुलर होता है, तब आपको डरना चाहिए, या फिर आपको एक दिन हो गया अगर तब भी डरना चाहिए? ये अगर आप पहले कोई वज़न नहीं उठाया हो या कोई स्ट्रेन ना पड़ा हो लेफ़्ट हैंड में और अचानक ये दर्द करने लगे, ये हो सकता है कि आप इट कैन बी हार्ट रिलेटेड। लेकिन बेटर टू बी मोर सेफर, कि इसको सोचे कि ठीक है ये हार्ट अटैक सिम्टम हो सकता है और एक बार दिखाई देते हैं, रादर देन जस्ट सिट एंड सोचे कि नहीं कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे कई सिचुएशंस हैं जहाँ पे पेशेंट्स को दर्द आया है और उन्होंने उसको नज़रअंदाज किया है और पेशेंट हैज़ हैड अ मैसिव हार्ट अटैक उसके बाद। ओके। अभी आपने कुछ देर पहले वर्क लाइफ बैलेंस की बात करी थी, स्ट्रेस की बात करी थी। स्ट्रेस का तो आपके गट पे, आपके हार्ट पे, आपके दिमाग पे, सब चीज़ पर असर पड़ता है। बट हार्ट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 70 घंटे काम करिए आप, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा आराम से काम करिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर हम एक्सेसिव वर्क करने लगते हैं, 70 घंटे काम कर रहे हैं, तो उस पर दिल का असर क्या है? मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ कि हर किसी को 70 घंटे काम करना चाहिए। एवरीबडी इज़ डिफरेंट। कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग वर्कaholic होते हैं। अगर उनका आप देखा जाए कि टाइम टू टाइम दे कैन हैव फूड और वो रेस्ट भी ले सकते हैं और काम भी कर सकते हैं, तो दैट इज़ फाइन, उनके लिए ठीक है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों को काफ़ी रेस्ट चाहिए, कुछ लोगों को 8 घंटे का स्लीपिंग टाइम चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए उनकी। तो इट डजेंट फिट ऑल। सो आई डोंट एग्री विद द फैक्ट दैट कि 70 घंटे काम करना चाहिए हर किसी को। हालांकि वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोलते हैं, लेकिन ये दिमाग और हमारे शरीर पे बहुत असर पड़ता है। एंड स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, और ब्रेक नहीं लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, ओबेसिटी बढ़ता है, हमारे सारे जो मेटाबॉलिक सिस्टम है
वो बिगड़ जाता है। एंड दैट ऑल ऑफ दैट एवरीथिंग कम्स इवेंचुअली हार्ट पे ही आ जाता है। अच्छा, एक केस अभी रिसेंटली ये भी हमने देखा आते रहे हैं कि डीजे जो खास करके शादियों में बजता है, लाउड म्यूजिक बजता है अगर कह ले। जिम में भी अक्सर देखते हैं हम लोग, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाउड म्यूजिक है। तो लाउड म्यूजिक जो साउंड का एक जिसको मेजर करते हैं डीबी में मेजर करते हैं, तो क्या उसका भी इफेक्ट आपके हार्ट पे कहीं ना कहीं पड़ता है? देयर इज़ नो साइंटिफिक स्टडी एज सच कि बोले कि लाउड साउंड से हो सकता है। ओके। एनीथिंग सडन, अगर अचानक से आप लाउड म्यूज़िक के एनवायरनमेंट में चले जाते हैं या जो बेस ज़्यादा होता है और उससे अगर कोई भी सेंसिटिव पर्सन हो या जिनको प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन हो, ब्राइट लाइट और लाउड साउंड से अचानक हो सकता है, वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है बॉडी का, वो हो सकता है। बट नॉट इन एवरी, बहुत ही रेयर है और ऐसा कोई स्टडीज़ है नहीं कि प्रूव करे कि ये इसका तो आप अगर मतलब अगर हम डिस्क जा रहे हैं या फिर किसी शादी में जा रहे हैं, लाउड म्यूजिक बज रहा है और दिल में धक धक होने लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सब नॉर्मल है, मतलब ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, वो बाहर का वाइब्रेशन है, अंदर का नहीं है। ओके, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम खाने पीने की भी बात कर लेते हैं कि खाने पीने के लिए क्या कुछ अच्छा है दिल के मामले में। तो एक चीज़ हम देखते हैं कि हर जगह बाहर जाइए जंक फूड मिल रहा है और हर किसी को टेस्ट बड तो डेवलप है ही जंक फूड की। तो कितना जंक फूड इज गुड जंक फूड? अनफॉर्चुनेटली एनीथिंग इन वाइट इज नॉट गुड फॉर अस। शुगर, सॉल्ट, मैदा, वाइट फ्लावर, एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट्स, anything white is generally not a great, unfortunately they are all tasty. वो सारे बहुत अच्छे टेस्ट होता है उनका और खाने का मन करता है। जो भी हम बेकरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, जो भी रेडीमेड प्रोडक्ट्स आते हैं, नॉट ओनली प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें, बट वो वाइट, बिल्कुल वाइट ब्रेड, वाइट बिस्किट्स, ये सारे वाइट फ्लावर से बने होते हैं एंड दे आर ऑल प्रोसेस्ड एट द एंड ऑफ द डे। उनका जो न्यूट्रिशनल कंटेंट जो होता है काफ़ी कम होता है कंपैरेटिवली, ठीक है। सो द बेस्ट रेमेडी फॉर ऑल ऑफ दिस इज ट्राई एंड ईट होम कुक्ड फूड। अगर आप रेस्टोरेंट जा रहे हो, पिक अ डिश विच इज़ लेस ऑयली, थोड़ा नमक उसमें कम हो, ज़्यादा जैसे हम देखते हैं कुछ डिशेस में लिटरली तेल फ्लोट करता है ऊपर, ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हमें लगता भी है, अगर आप पूछोगे लोगों से कि एक बाहर रेस्टोरेंट खाने के बाद उनको एसिडिटी होता है, उनको ऐसा लगता है कि खाना पचा ही नहीं है, दोज आर द टाइप ऑफ फूड यू हैव टू अवॉइड एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत ही मतलब उनका इफेक्ट्स बहुत ही बुरे तरीके से वो इफेक्ट करते हैं। कभी खा सकते हैं, कभी कभी यस, वो कभी कभी एक दिन, 2 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, वो आपको चूज करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है कि नॉनवेज और वेज फूड, इसका भी कुछ कनेक्शन है हार्ट डिजीजेस से? एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, ओके, नंबर 1। सेकेंड, कुछ स्टडीज़ हैं जो सर्टेन पॉपुलेशन में, जहाँ पे जैसे अमेरिकन पॉपुलेशन में, कुछ यूरोपियन पॉपुलेशन में, जहाँ पे रेड मीट कंजम्पशन ज़्यादा होता है, okay. हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं वहाँ पे रेड मीट कंजम्पशन ज़्यादा होता है, उन लोगों में हार्ट डिजीज़ का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। ओके, हाँ, ऐसा नहीं कि वेजिटेरियंस को नहीं आता है, वेजिटेरियंस में कार्ब रिच डाइट बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वेजिटेरियन डाइट्स में, तो उनमें भी आ सकता है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट इंजेशन एंड अनबैलेंस्ड फूड बेसिकली। वी ऑल लाइक anything which is salty or spicy, है ना। तो बट एज सच उसको जनरली बोलना कि नॉनवेज की वजह से आपको हार्ट का प्रॉब्लम आता है, दैट्स नॉट ट्रू। द वे इट इज़ कुक्ड वो भी मैटर करता है। अगर आपको चिकन को फ्राई करके खा रहे हैं और चिकन को ग्रिल करके खा रहे हैं, उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ग्रिल्ड चिकन इज़ फार बेटर, फार सेफर एंड हेल्दियर वर्सेस फ्राइड चिकन, है ना। तो इट इज़ हाउ यू कुक इट, वेयर यू ईट इट, उसका ध्यान अगर आप रखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप वेज हो नॉन वेज हो, आप खा सकते हैं। तो चलिए, अच्छा ऑयल पे बात होती है लगातार, ये जो तेल है कितना ज़्यादा परेशान करता है दिल को? सी एज सच 1-2 टेबल स्पून तेल मतलब
अनरिफाइंड ऑयल इज़ एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ, उसमें गुड फैट्स भी होते हैं। लेकिन अगर आजकल देयर हैव बीन स्टडीज़ विच हैव शोन दैट कि ऑलिव ऑयल आप खाएं तो वो थोड़ा बेटर ऑप्शन है। लेकिन ये जो रिफाइंड ऑयल्स हैं दे हैव बीन लिंक्ड विथ हार्ट डिजीजेस एज वेल एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो एज सच आप या तो ऑलिव ऑयल यूज़ करें, और हर कोई यूज़ नहीं करता ऑलिव ऑयल, राइट। उसके बदले में आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो लोकली मिल जाता है हर एरिया में। आजकल कंट्री में कई सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप लोकल मिल में जाके आप कोल्ड प्रेस करवा के आ सकते हैं, चाहे पीनट ऑयल हो चाहे वेजिटेबल ऑयल हो, कुछ भी हो। बट और इवन सनफ्लावर ऑयल विच इज़ मेड ऑफ सीड्स बेसिकली, बट उसको जब हम प्रोसेस करते हैं उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हम निकाल देते हैं और सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रह जाते हैं, एंड दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी एंड कॉज कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशंस एज वेल। और एक चीज़ और आती है, आजकल ये भी चल रहा है कि मस्टर्ड ऑयल आपका ब्लैक सीड्स और येलो सीड्स, इसमें कुछ फ़र्क होता है कि क्या येलो सीड्स ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब बेटर है इन कंपैरिजन टू ब्लैक सीड्स? एज आई सेड, अगर ये अनप्रोसेस्ड है दोनों एक तरफ से ठीक है, लेकिन ये कभी कभी मुझे लगता है कि ये फैट्स आ जाते हैं, कुछ एक आइसोलेटेड आर्टिकल आ जाता है कि दिस सीड इज़ बेटर दैन दिस सीड, बट जनरली स्पीकिंग कुछ भी अनरिफाइंड है तो अच्छा है। ओके। और ये जो एड्स आते हैं, आपके दिल का ख्याल रखेंगे हम, तो ये दिल का ख्याल रखते भी हैं कि बस खाली सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही चल रहा है? एविडेंस है नहीं, इतना मैं बोल सकता हूँ। ओके। क्योंकि वरना अगर मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा। लेकिन कुछ ही इन क्लेम्स के एविडेंस नहीं है कोई भी। मतलब हम मेडिसिन ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि एवरीथिंग इज़ एविडेंस बेस्ड। अगर हमें एक पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं, उसके इफेक्ट स्टडी करते हैं, फिर हम एक इन्फ्रेंस पे आते हैं कि दिस इज़ सेफ और नॉट सेफ, तो ऑब्वियसली इस क्लेम का कोई एविडेंस नहीं है। ओके। अच्छा, बच्चों में बात करते हैं, ख़ास करके बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चों पर जो मोटापा है, जो ओबेसिटी की हमने बात भी करी, लेकिन बहुत ही अर्ली एज में अगर आप देखें तो क्या हार्ट डिजीज़ हो सकती है मोटापे की वजह से? एब्सोल्युटली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो आप अभी बात किए। चाइल्डहुड ओबेसिटी इतना रैपिडली राइज कर रहा है और इसके वजह से हम अभी आजकल हार्ट अटैक्स देखने को मिल रहे 20-25 के एज में, एंड दैट इज़ द रीज़न फॉर इज द रीज़न बीइंग चाइल्डहुड ओबेसिटी। क्योंकि आजकल बहुत सबको फास्ट चाहिए, सबको फास्ट फूड चाहिए। बच्चों में जंक फूड का कंजम्पशन बढ़ गया है। पहले जैसे घर पे बनता था खाना और बैलेंस डाइट होता था, वो सब आजकल नहीं है। मतलब इट्स वेरी फार एंड फ्यू कि ध्यान नहीं देते हैं हर कोई आजकल। तो जब बिकॉज ऑफ जंक फूड ईटिंग, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, और आजकल स्क्रीन टाइम बढ़ गया है बच्चों का, उसके वजह से वो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है। दैट ऑल लीड्स टू ओबेसिटी। एंड अर्ली लाइफ से जब मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, तब मान लो कि दे आर ऑल इंग्रेडिएंट्स फॉर हार्ट अटैक। इसी के एक्सटेंशन में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मतलब अब अगर बच्चे को ओबेसिटी से वो जूझ रहा है तो उसको खाने में क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए शुरुआत से ही पेरेंट्स को कि आगे चल के हार्ट की डिजीज से बचा जा सके? एक तो ये हो गया कि आपने बताया कि जंक से बचना ही है। प्रोसेस फूड को बंद कर दीजिए, मतलब पैक्ड फूड जो भी है उसको बिल्कुल मतलब आप बच्चों को देना ही नहीं है। और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, हाई शुगरी ड्रिंक्स होते हैं, ये इसमें भी बहुत मतलब इससे काफ़ी ओबेसिटी का इंसिडेंस बढ़ जाता है और ये प्रूवन भी है, साइंटिफिक स्टडीज़ है इससे। तो इसको पहले से ही इसको डिस्करेज कर देना चाहिए बच्चों में। ओके। हाँ, ये जस्ट अ लाइफस्टाइल चॉइस। ऐसा कोई खास वो मैजिक मंत्रा नहीं है यहाँ पे कि हम कैसे इसको अवॉइड करें। जस्ट मेक अ चॉइस। या तो आप हेल्दी खाना खिलाइए या तो जंक फूड ला के रखिए घर पे। तो आप मेरे ख्याल से हेल्दी ही प्रेफर करेंगे, सब यही चाहते हैं कि हर कोई हेल्थ से जो है एकदम फिट एंड फाइन रहे। तो अच्छा, फिट एंड फाइन के लिए आजकल चल रहा है कीटो डाइट, इंटरमिटेंट डाइट, तो ये किस हद तक सही है और इसको करना? देखिए, ये सारे डाइट्स जो हैं ये काम करते हैं कुछ हद तक, ओके, बट
इट इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल, एक ही डाइट सबको सूट नहीं करती है। कुछ लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करता है, कुछ लोगों को कीटो डाइट सूट करता है, बट ये एक है हमें बिल्कुल मैच करना चाहिए, मतलब उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, नंबर 1। और कोई भी डाइट करने से पहले एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेना चाहिए कि am I okay metabolically and cardiac wise, am I okay to go on any kind of diet? ये क्लियरेंस डॉक्टर से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर डाइट हर किसी को सूट नहीं करता है। एंड इन फैक्ट इट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स, डिहाइड्रेशन कॉज हो सकता है, या कीटो डाइट में जो हम बहुत ज़्यादा फैट्स लेते हैं, हम अगर मेजर करके नहीं लेते हैं तो एक्सेसिव फैट कंजम्पशन से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी रेगुलेटेड। ओके तो अभी रिसेंटली एक जो केस आया है केरला में, एक लड़की थी, उन्होंने वाटर फास्टिंग कर लिया। ये वाटर फास्टिंग एक तो होता क्या है, पहले आपसे वो समझना चाहेंगे, और उसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हुआ और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये केस अभी आया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वाटर फास्टिंग इज़ बेसिकली जस्ट कंज्यूमिंग ओनली वाटर एंड नॉट ईटिंग फूड एट ऑल। अगर बिना खाना खाने से और सिर्फ पानी पे आप जी रहे हो 2-3 दिन तक, आपके ग्लूकोज के लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और आप अगर यूज़ टू नहीं हैं, कभी पहले किया ना हो, तो आपके बॉडी पे काफ़ी सडन असर पड़ सकता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो सकता है बॉडी में, और इसके वजह से आपका बीपी में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, हार्ट रेट में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, इससे आपको अचानक हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं। तो सडन डाइटिंग और ये जो फैट डाइटिंग होते हैं, ये अनप्रूवन या क्या बोलते हैं, बिना चेकअप और बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से आइडियली नहीं करना चाहिए। ओके और शायद शी मे हैव हैड सम अदर प्रॉब्लम, अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस हो, ये एग्रीवेट हो सकते हैं फास्टिंग से। ओके अच्छा, नॉर्मली हम वापस अब अगर डाइट पे बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारे हर रिलीजन में एक कॉन्सेप्ट होता है, कहीं पे व्रत कहते हैं, कहीं पे रमज़ान होते हैं। तो ये जिस तरीके से रखे जाते हैं, रमज़ान में आपको सनराइज से लेके सनसेट तक आपको भूखे प्यासे रहना है, तो क्या ये बेनिफिशियल हैं? अगर हम देखें मेडिसिन लैंग्वेज में इसकी बात करें तो ये बेनिफिशियल है, या व्रत में अगर देखें तो कुछ चीज़ें आप नहीं खाते हैं, कुछ एक्सेप्ट करके कुछ चीज़ें आपको अलाउड होती हैं कि आप पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, तो ये किस हद तक मेडिकली आप प्रूवन है कि इससे फ़ायदा हो रहा है? प्रूवन है, स्पेशली इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। बेसिकली आप फास्ट ही कर रहे हो। फास्टिंग स्टेट में क्या होता है कि हमारे जो कॉर्टिसोल लेवल्स हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड रहता है, मतलब अचानक स्पाइक वगैरह वो नहीं देखने को मिलता है। एंड इन फास्टिंग पीरियड द बॉडी स्टार्ट्स टैपिंग इनटू द एनर्जी सोर्सेस विद इन द बॉडी, जैसे हमारे फैट रिजर्व्स होते हैं, इसमें वो टैप कर देता है, एंड देन स्लोली क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाता है फॉर द गुड, कि हमारा फैट कम होने लगता है, हमारे जो फैट डिपॉजिट्स है वो कम होने लगते हैं। सेकेंड थिंग, देयर इज अ कंडीशन और देयर इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड ऑटोफेजी, जहाँ पे हमारे सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स जो अच्छे सेल्स होते हैं, दे स्टार्ट ईटिंग अप द बैड वंस, एंड इन्फ्लेमेशन वगैरह वो सब कम हो जाता है। It's called autophagy state. So that is also seen in fasting state, and that is why whether it is during Ramzan or whether it's otherwise intermittent fasting में fasting has some benefits, but it's not for everybody. हर किसी को नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है, उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो वो सब देख के चेकअप करवा के करना चाहिए। किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो? जैसे फॉर एग्जांपल सम पीपल इफ दे हैव प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशंस हैं, तो उनमें अगर लो बीपी बिकॉज खाना खाने से सॉल्ट लेवल भी कम होता है, डिहाइड्रेशन भी होता है, उन जैसे लोगों में हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, तो दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। फास्टिंग इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। दैट इज जस्ट वन एग्जाम्पल। कुछ लोगों में अगर डायबिटीज़ हैं एंड इफ दे फास्ट, उनका शुगर लेवल काफ़ी हद तक नीचे जा सकता है। अगर वो डायबिटिक मेडिकेशंस पे हैं तो वो डायबिटिक मेडिकेशंस कैन एक्चुअली कॉज हाइपोग्लाइसीमिया, जहाँ पे शुगर लेवल एब्सोल्युटली क्रैश कर जाता है। उस कंडीशंस में पेशेंट्स कोमा में भी जा सकते हैं, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, एक सवाल और ये आता है कि
जब हम फास्ट कर रहे होते हैं, तो फास्ट अगर रमज़ान की बात करें, व्रत की बात करें, या फिर किसी भी फॉर्म के फास्टिंग की बात करें, तो उसको फास्ट को ब्रेक करने का सही तरीका क्या होता है? रमज़ान में आप देखिए तो चाट पकौड़ी और सोडा वोडा से जो है चल जाता है, फास्ट खुल जाता है। तो ये क्या तरीका सही होना चाहिए उसका? आइडियली बोलते हैं कि जब आप फास्ट ब्रेक कर रहे हैं, पहले लिक्विड से करना चाहिए, और पानी से या जो भी माइल्ड जूस होता है, फ्रूट जूस, उससे आप कर सकते हैं, या आप कोई ग्रीन सैलड से ब्रेक कर सकते हैं, या फ्रूट से कर सकते हैं। दिस इज़ लेस स्ट्रेसफुल फॉर द गट, मतलब हमारे जो स्टमक है एक रेस्ट पीरियड में होता है, और उसको अचानक आप हैवी ऑयली फूड, सॉल्टी फूड आप डाल देते हैं, तो आपका जो रेस्पॉन्स है, डाइजेस्टिव रेस्पॉन्स इम्बैलेंस्ड हो सकता है, उसकी वजह से आपका एसिडिटी बढ़ सकता है, या आपको ब्लोटिंग हो सकता है। तो दे से बेटर टू डू इट्स ग्रेजुअली। इसलिए जब हम करवा चौथ के फास्टिंग अगर आप देखेंगे, पहले पानी से होता है, फिर एक छोटा सा स्वीट देते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर खाना खाते हैं। वो होता है ब्रेकिंग द फास्ट। तो जैसे खजूर की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं, वो भी ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे हैं। और पानी कई बार हम लोग ज़्यादा पी लेते हैं, उससे भी ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, ऐसा? वो टेम्परेरी होता है, वो क्योंकि अचानक आप इतना वॉल्यूम डाल देते हैं अपने स्टमक में। जो यूजुअली क्या होता है, फास्टिंग स्टेट में आपका स्टमक श्रिंक रहता है, एक छोटे से साइज में बन जाता है, और अगर आप रेगुलरली फास्ट कर रहे हैं तो ओवरऑल आपके स्टमक का कैपेसिटी कम हो जाता है, क्योंकि वो मसल है बेसिकली, स्टमक इज जस्ट अ बैग ऑफ मसल। तो वो श्रिंक कर जाता है, अपने हिसाब से अकोमोडेट करता है वो। अच्छा, डायबिटीज़ की बात करी आपने, तो डायबिटिक पेशेंट्स को अपने हार्ट का ख्याल रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? मेन इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। एक है उनका डायबिटिक लेवल या शुगर लेवल्स हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, ओके। एंड सेकंड है एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। उससे आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है और आपका जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो बैलेंस्ड रहता है, और आपका जो शुगर लेवल स्पाइकिंग होता है वो कम होता है अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है तो। तो फिजिकल एक्टिविटी इज़ नोन टू बैलेंस आउट शुगर लेवल्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे एक्टिव एंड ऑलवेज कीप अ चेक ऑन द शुगर लेवल्स। कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डायबिटिक के मेडिकेशन स्टार्ट करके 10-12 साल वापस नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे जो सिस्टम में चेंजेस आ सकते हैं जो हमें पता नहीं होता है, और कई सालों तक हमारा शुगर 300-200 प्लस होता है, और लोग वापस डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं। वो सिचुएशंस काफ़ी डेंजरस होते हैं। अच्छा, एक मैं मिस कर गया था उस टाइम पे जब हम डाइट की बात कर रहे थे, तो उसमें मिल्क की बात आती है। आजकल आप देखेंगे तो हर तरीके के मिल्क आ रहे हैं। A2 मिल्क आता है, लो फैट मिल्क आता है, डबल टोन आता है, टोन आता है। तो हार्ट के हिसाब से कौन सा मिल्क सही है? टोन मिल्क इज़ गुड, अगर लेकिन यहाँ पे कौन सा ब्रांड किस में क्या ऐड होता है ये हमें पता नहीं है। तो इफ़ यू हैव अ गुड लोकल सोर्स और थोड़ा टोन्ड मिल्क अगर मिलता है, दैट इज़ द बेस्ट फॉर द हार्ट। ओके, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पर हम पूछते हैं कि अब क्योंकि हम अपने पॉडकास्ट के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ पूछते हैं कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनको दिल का ख्याल रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आपको 3-4 पॉइंट्स में अगर वो आप बता दें कि क्या कुछ करना चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से उनके लिए बेनिफिशियल होगा, हम सब के लिए बेनिफिशियल होगा। आप जो भी खाते हैं उस पे ध्यान दीजिए कि व्हाट यू आर ईटिंग, आपके प्लेट में क्या है, ठीक है। ज़्यादातर ज़्यादा आप फाइबर और हाई प्रोटीन भी ऐड कीजिए अपने डाइट में। सेकेंड, एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कीजिए, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए। आप कुछ भी करके 8,000 से 10,000 स्टेप्स आप रोज़ क्लॉक कर ही लीजिए। और आजकल स्मार्ट वॉचेस मिलते हैं तो सारे में सब में स्टेप काउंटर्स होते हैं, तो अगर आप 8,000 से 10,000 स्टेप्स आप क्लॉक करेंगे, ये दिस इज़ डीम्ड एज अ हेल्दी लेवल ऑफ एक्टिविटी। या आप 45 मिनट्स रोज़ एक्सरसाइज करें, चाहे जॉगिंग हो, साइकिलिंग हो, कुछ भी हो, स्विमिंग हो, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ हार्ट सर्जन एंड एज बिकॉज आई सी सो मेनी पेशेंट्स, द मोमेंट दे बिकम फिजिकली एक्टिव, जब वो एक्सरसाइज करने लगते हैं इवन आफ्टर सर्जरीज, उनका रिकवरी ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो जाता है।
मतलब एंड ऑलवेज कीप अ चेक ऑन योर वेट। बेसिकली अपने आप पे ध्यान दीजिए, अनदेखा मत करिए, और थोड़े से भी अगर सिम्टम्स होते हैं तुरंत जाके चेकअप करवा लीजिए। डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। अच्छा, एक स्मार्ट वॉच की बात करी आपने, तो स्मार्ट वॉचेस में ईसीजी ये सब भी चीज़ें अब आने लगी हैं, तो ये कितना एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी क्या होती है इसकी, और ईसीजी होता क्या है? क्योंकि आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, आपको ईसीजी आके लगा देते हैं लोग करने के, वो चेक करते हैं, तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो? ईसीजी में जो हॉस्पिटल में करते हैं 6 लीड्स होते हैं जो पूरे हार्ट को 360 डिग्री से वो देखता है। ECG, it's the electrical, it measures the electrical activity of the heart and it puts it on paper, ठीक है। लेकिन स्मार्ट वॉच जो होता है वो सिर्फ एक लीड ECG होता है, वन लीड ECG। सो इट इज़ नॉट beneficial to diagnose heart attacks, but it is definitely beneficial to diagnose irregular heart rhythm। हार्ट रिदम के रिलेटेड अगर इश्यूज़ हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हम बोलते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट्स, अगर वो होता है तो वॉच कैन डिटेक्ट। एक लीड काफ़ी है, लेकिन हार्ट अटैक्स डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं। वैसा कोई वॉच आया नहीं है अभी तक, क्योंकि उसमें 6 लीड्स लगते हैं। तो स्मार्ट वॉच इज़ एक्सेलेंट फॉर दैट। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि स्मार्ट वॉचेस आर गुड टू मॉनिटर हार्ट रेट्स। कि एक हेल्दी हार्ट रेट जोन होता है 70 to 100 एज ए स्टैंडर्ड। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि लास्ट 5-6 ईयर्स से आपका हार्ट रेट यूजुअली अगर 80 में है, और आजकल आपका हार्ट रेट, बेसलाइन हार्ट रेट 90 में आ गया या 100 में आ गया, मतलब आप थोड़ा अनहेल्दी होते जा रहे हैं। इट्स एन इंडिकेशन। तो आपका अगर बेसलाइन पता हो तो these हार्ट वॉचेस आर वेरी गुड फॉर दैट, कि आप अपना बेसलाइन हार्ट रेट हमेशा मॉनिटर करके रखें। और जब आप 1-2 हफ्ते के लिए एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं तो आपका हार्ट रेट स्टेबलाइज हो जाता है, रेस्टिंग हार्ट रेट। तो इन सब चीज़ों के लिए ये स्मार्ट वॉचेस बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक सवाल और आता है कि ये जो सडन हार्ट अटैक्स के केसेस अभी हमने देखे हैं बहुत ज़्यादा, आप देखें कहीं भी कोई डांस कर रहा है उसको हार्ट अटैक आ जा रहा है, लाउड म्यूजिक से आ जा रहा है, जिसका हमने सवाल ही पूछा, तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर हार्ट अटैक्स अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीजेस इज़ फैमिली हिस्ट्री। अगर हमारे फैमिली में चाहे माँ बाप हो या भाई बहन हो या हमारे नाना नानी हो, उनमें अगर हार्ट डिजीज़ का हिस्ट्री है, या अचानक वो मर गए किसी हार्ट अटैक के वजह से या कार्डियक अरेस्ट से, तो हमको भी वो होने का चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और बी अवेयर कि आपके फैमिली में अगर हार्ट डिजीज़ का रिस्क है कि नहीं। ये जेनेटिकली मतलब हेरिडिटरी हो सकता है, और ये फैमिली मेम्बर्स में एक के बाद ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये अगर आपको पता हो, आप उस हाई रिस्क कैटेगरी में हैं कि आपके फैमिली में हार्ट डिजीज़ का बहुत हाई रिस्क है, तो वैसे लोग अचानक ऐसे डेथ हो सकता है। और वो लिंक हो सकता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अगर ऐसा हिस्ट्री है तो एक बार आप 20-25 के एज में ही आप चेकअप करवा लीजिए कोई कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से, एंड रूल आउट कि यू डोंट हैव एनी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक आपसे आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछते हैं कि आप एक सर्जन हैं, हार्ट को काफ़ी करीब से देखते हैं, उसमें जो ब्लड चल रहा है, तो किसी की मोहब्बत के बारे में पता चल जाता है? काश मैं बोल सकता था। वो दोनों तरीके से वर्क करता, या तो कंट्रोवर्शियल होता या तो पता चल जाता कि सच्चाई क्या है, बट अनफॉर्चुनेटली खैर जोक्स अपार्ट, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि आप एक सर्जन हैं और आप रेगुलरली जाके, आपको रोज़ ही मेरे ख्याल से ऑपरेशन सर्जरीज करने पड़ते हैं, तो आप कैसे अपने आप को बैलेंस रखते हैं? क्योंकि हम नॉर्मली अगर ब्लड देख लेते हैं तो हमें लगता है कि यार क्या ही देख लिया, ब्लड देख लिया, किसी का कट हो जाता है, आप तो कट लगा के उसके बाद अंदर दिल का हाल देख रहे हैं। देखिए, ये चॉइस बहुत पहले हो चुका है, मतलब 20-25 साल पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे काटने से कोई डर नहीं है। ठीक है, तो वो चॉइस, उससे अभी कोई डर नहीं लगता है ऑब्वियसली, कई सालों से हम करते आ रहे हैं। बट जब हर टाइम जब भी मैं सर्जरी करता हूँ तो मुझे एक झटके के लिए वंडर तो होता ही है कि ये कैसे अपने आप बीट करता है हार्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। सो दैट, वो तो कुदरत का ही करिश्मा है डेफिनेटली। तो आपके लिए पेशेंट एक सब्जेक्ट है कि आप थोड़ा सा कनेक्शन रखते हैं पेशेंट के साथ अपने? क्या है कि एक कनेक्शन बन जाता है हर पेशेंट के साथ।
हम ना चाहे भी पेशेंट के साथ कनेक्शन बन जाता है। हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा मतलब उस पर हम सोचें ना, क्योंकि कभी कभी अगर आउटकम्स हमारे हिसाब से नहीं होते हैं तो बहुत हर्ट भी होता है और बहुत अफेक्ट भी करता है। तो मेंटली बैलेंस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि मूवी में हमने देखा है ना, बमन ईरानी ने सिखाया है कि दिस इज अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। तो आप सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करते? नहीं, ट्रीट नहीं करता। कुछ ऑब्वियसली एम्पैथी होना चाहिए और पेशेंट के बारे में सोचना चाहिए, उनके हिसाब से सोचना चाहिए। राइट। एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस कभी भी बिगड़ भी सकता है, बट यूजुअली वी ट्राई टू बैलेंस। सो डॉक्टर निरंजन, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और स्विच पे आने के लिए। तो आपको कैसी लगी ये बातचीत हमारी, और आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर दिल से जुड़े हुए कोई सवाल हो, दिल की हेल्थ से जुड़े हुए कोई सवाल हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।